हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे आज की। आज बच्चे हम डिस्कस करेंगे सीए फाइनल एफआर का दिसंबर 21 एग्ज़ाम के लिए जो आरटीपी इंस्टीट्यूट ने जारी किया है, उस आरटीपी के ऊपर हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। रादर समझ लीजिए कि हम पूरे का पूरा आरटीपी क्या करने वाले हैं, सॉल्व ही करने वाले हैं। पूरे का पूरा आरटीपी हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो डिटेल चर्चा करेंगे। ये रहा जी आरटीपी आपका दिसंबर 21 एग्जाम का जो इंस्टीट्यूट ने जारी किया हुआ है। दिस इज योर आरटीपी। वैसे तो नवंबर 21 होना चाहिए, पर एग्जाम ही दिसंबर में है, सो फिर दिसंबर 21 ही बोलना पड़ेगा। सो दिस इज आरटीपी दिसंबर 21 का। पहले तो एक डिस्क्लेमर, सर इसमें कुछ मुश्किल बातें हैं? नहीं, एक आधा कॉन्सेप्ट नया है, फिर भी नया नहीं कह सकते, चलो फिर भी एक आधा क्वेश्चन है जो नया है, बाकी सब पुरानी घिसी पिटी बातें हैं। कुछ भी एज सच इतना ओवर द मून आरटीपी नहीं बनाया गया इस बार। हालांकि पिछले एक दो अटेम्प्ट्स के अंदर आरटीपी में फिर भी कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स डाले गए थे, बट इस बार के आरटीपी में एक या दो क्वेश्चन है। सबसे बढ़िया तो क्वेश्चन नंबर 1 ही है। एक या दो क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर चर्चा पे थोड़ा समय लगेगा, बाकी तो कोई इतनी ज्यादा चर्चा लायक क्वेश्चंस है भी नहीं। हम वो सारे क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे आपको जो हर रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इसमें ना थ्योरेटिकल नेचर के क्वेश्चंस भी काफी पूछे गए हैं। वो हम ऐसे रीड कर लेंगे, इंस्टीट्यूट का आंसर अगर ठीक होगा तो रहने देंगे, नहीं ठीक होगा तो हम अपना आंसर फ्रेम कर लेंगे। पर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, जो न्यू क्वेश्चंस होंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए आइए जी, सबसे पहला क्वेश्चन है इंड AS 103 का, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आने वाले किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ये आने वाले टाइम पे स्टडी मटेरियल में भी आएगा। आगे हम क्या करते थे, जो भी क्वेश्चन आरटीपी में डालते थे हम अपनी बुक्स में डालते रहते थे। अभी हम आरटीपी साथ साथ कराते रहेंगे आपको। आपको अलग से बुक्स को बार बार रिवाइज करने की या बुक्स को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंस्टीट्यूट भी यही करता है, 3-4 अटेम्प्ट बाद जो आरटीपी एमटीपी में क्वेश्चंस आए होते हैं वो उठा के स्टडी मटेरियल में डाल देता है और बोल देता है मैंने स्टडी मटेरियल रिवाइज कर दिया। बच्चे को लगता है शायद मुझे नया स्टडी मटेरियल लेना पड़ेगा। वो आरटीपी साथ साथ डिस्कस कर लेंगे तो फिर कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड बिलीव मी, क्वेश्चन नंबर 1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। सर नया है, कुछ हद तक कह सकते हैं। कॉन्सेप्ट नया नहीं है, पर इस तरह का कोई क्वेश्चन हमारे पास है नहीं। क्वेश्चन जरूर नया है। तो इस आरटीपी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 ही है। सबसे बढ़िया सवाल जो इस आरटीपी का है वो क्वेश्चन नंबर 1 ही है। ध्यान से सुनिएगा, लिखना नहीं है, मैं अपने आप लिखवा दूंगा। हमने बच्चे इंड AS 111 पढ़ा था। क्या नाम है? जॉइंट ऑपरेशंस या जॉइंट अरेंजमेंट्स। इंड AS 111 का नाम है क्या? जॉइंट अरेंजमेंट्स। अब मान लो कि एक जॉइंट ऑपरेशन है। आपको पता है जॉइंट अरेंजमेंट दो तरह के होते हैं, एक जॉइंट ऑपरेशन होता है और एक जॉइंट वेंचर होता है। अनइनकॉर्पोरेटेड है या पर्टिकुलर एसेट्स में राइट्स और लाइबिलिटीज में राइट्स डिफाइन है तो वो जॉइंट ऑपरेशन है। इनकॉर्पोरेटेड है, कंपनी फॉर्म है और नेट एसेट्स में राइट डिफाइंड है तो वो जॉइंट ऑपरेशन है। मान लो वो जॉइंट वेंचर है। जॉइंट ऑपरेशन है, 3 को-वेंचरर्स हैं, को-वेंचरर A, को-वेंचरर B और को-वेंचरर C। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। A का 30% हिस्सा है, B का 40% हिस्सा है, C का भी 30% हिस्सा है और ये कॉन्ट्रेक्चुअल है। बिकॉज आपको पता है जो जॉइंट अरेंजमेंट होते हैं वो ज्यादातर कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं। कुछ जगह हम इंप्लाइड जॉइंट अरेंजमेंट्स ढूंढते हैं, पर ज्यादातर सिचुएशन में जो जॉइंट अरेंजमेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल ही होते हैं। ये कॉन्ट्रेक्चुअल है।
अब ये सब तो हम जानते हैं, इसकी अकाउंटिंग भी हम जानते हैं कि ए अपनी बुक्स में 30% एसेट्स लाइबिलिटीज रिकॉर्ड कर लेगा, बी अपनी बुक्स में 40% रिकॉर्ड कर लेगा, सी 30% रिकॉर्ड कर लेगा। मान लो सी इस 30% में से 10% हिस्सा ए को बेचता है, ये नई चीज है। सी इस 30% में से 10% हिस्सा ए को बेचता है और ए का हिस्सा कितना हो गया 40%, इसका भी 40%, इसका भी 20%। रुको ध्यान से सुनिए, क्या ये जॉइंट कंट्रोल पहले भी था? यस। क्या ये जॉइंट कंट्रोल अब भी है? बिल्कुल। बट द क्वेश्चन इज कि अगर कोई को वेंचरर जॉइंट ऑपरेशन में हिस्सा खरीदता है और दैट जॉइंट ऑपरेशन सेटिस्फाइज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो अक्वायरर की बुक्स में इंड एस 103 लगेगा। अक्वायरर की बुक्स में इंड एस 103 लगेगा। अगर कोई को वेंचरर जॉइंट ऑपरेशन में हिस्सा खरीदता है एंड दैट जॉइंट ऑपरेशन सेटिस्फाइज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, अंग्रेजी में, इफ एनी को वेंचरर परचेजेस any interest in joint operation and that joint operation satisfies the definition of business, then in the books of acquirer we will apply Ind AS 103। आपको पता है A ने C का हिस्सा खरीदा है, तो या तो ये एसेट एक्विजिशन है या ये बिजनेस एक्विजिशन है। Ind AS 111 कहता है अगर जॉइंट ऑपरेशन बिजनेस की परिभाषा को पूरा करता है तो इसको बिजनेस कॉम्बिनेशन माना जाएगा और अक्वायरर की बुक्स में बिजनेस कॉम्बिनेशन का इंड एस 103 लगेगा और अक्वायरर वही एंट्री करेगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू परचेज कंसिडरेशन, और डिफरेंस कहां डालेगा? गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज में ही डालेगा। ये कॉन्सेप्ट है। मैं एक बार ये कॉन्सेप्ट आपको स्टडी मटेरियल से पढ़ा दूं? हाँ बिल्कुल सर, पढ़ा दीजिए। सर कहाँ है स्टडी मटेरियल में? देखना पड़ेगा कहाँ है, ये मैंने डाउनलोड तो किया था, ये रहा। ये है जी आपका इंड एस 111 जॉइंट अरेंजमेंट्स। तो इसके अंदर बिल्कुल आखिरी में एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है स्टडी मटेरियल में, आइए जरा देखें। ये देखो, अकाउंटिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट ऑपरेशंस इन सेपरेट एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जॉइंट ऑपरेटर। दोबारा हेडिंग बहुत बड़ा है, अकाउंटिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट ऑपरेशन। तो जॉइंट ऑपरेशन में आप जो इंटरेस्ट अक्वायर कर रहे हैं उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? सर ये स्टडी मटेरियल में है, आपने पहले क्यों नहीं कराया? बच्चे स्टडी मटेरियल में तो और भी बहुत कुछ है, हमें वही करने होते हैं जिसके क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। अब जिसका क्वेश्चन आएगा वो करेंगे साथ में, ऐसे तो फिर आप पागल हो जाएंगे ना, बिकॉज स्टडी मटेरियल तो लिख के चला जाएगा, आपको पेपर देना है, ठीक है ना। सो जो रेलेवेंट चीजें होती हैं वो हम कराते हैं। अब ये रेलेवेंट हो गया, अब ये भी करा रहे हैं। पढ़िए क्या लिखा है, व्हेन एन एंटिटी एक्वायर्स इंटरेस्ट इन जॉइंट ऑपरेशन, आपने जॉइंट ऑपरेशन में इंटरेस्ट एक्वायर करा, इन विच द एक्टिविटी ऑफ जॉइंट ऑपरेशन कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस, कि जॉइंट ऑपरेशन का एक्टिविटी एक बिजनेस है, इट शैल अप्लाई to the extent of its share in joint operation all the requirements of business combination accounting as per Ind AS 103। और 103 क्या होता है? फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालो, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स निकालो। इसमें एनसीआई तो नहीं आएगा ना, ये कौन सा सब्सिडरी है? फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालो, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स निकालो, और डिफरेंस या तो गुडविल में डाल दो या गेन ऑन बार्गेन परचेज में डाल दो, और उसके ऊपर डेफर टैक्स भी क्रिएट करो। यही तो होता है इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन। सो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर आरटीपी में क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर है? सो ये कॉन्सेप्ट एक लाइन में हम लोग अपने नोट्स के अंदर भी लिख लेते हैं। लिखिए जी। सो आप क्या करेंगे, आप आरटीपी दिसंबर 21 ही लिखेंगे अपनी नोटबुक में, और उसी वहीं पे ये कॉन्सेप्ट लिख लेंगे। आपको 111 में जाके लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे कॉन्सेप्ट लिखिए, क्योंकि जब आपके पेपर होंगे आपको आरटीपी तो रिवाइज करने ही पड़ते हैं, और वहीं पे ये कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, इसका हेडिंग बनाइए, एक्विजिशन ऑफ
interest in joint operation by joint operator ऑब्लिक को-वेंचरर भी लिख सकते हैं, बाय जॉइंट ऑपरेटर ऑब्लिक को-वेंचरर। लिखिए, whenever any co-venturer acquires interest in joint operation and activities of joint operation satisfies the definition of business combination. Activities of joint operation satisfies the definition of business combination, then in the books of acquirer, Ind AS 103 will be applicable. In the books of acquirer, Ind AS 103 will be applicable. Clear है? So, acquirer will record all assets and liabilities at fair value and will calculate goodwill or gain on bargain purchase. Will calculate goodwill और गेन ऑन बार्गेन परचेज। तो अक्वायरर गुडविल भी कैलकुलेट करेगा या गेन ऑन बार्गेन परचेज भी कैलकुलेट करेगा। अक्वायरर विल ऑल्सो कैलकुलेट डेफर टैक्स। Acquirer will also calculate deferred tax on initial recognition of assets and liabilities. On initial recognition of assets and liabilities. तो acquirer क्या करेगा? डेफर्ड टैक्स का भी कैलकुलेशन करेगा। और आपको पता है जब इनिशियल रिकॉग्निशन 103 के अनुसार डेफर्ड टैक्स बनाते हैं तो वो गुडविल से ही बनता है। ठीक है ना। चलिए, अब क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब हमें ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगने वाला। ठीक है, पर बिना कॉन्सेप्ट के ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको। हाँ, सवाल बनाने वाले ने भी थोड़ी बहुत ही गड़बड़ करी हुई है, पर अगर ये बिना कॉन्सेप्ट के सीधा मैं क्वेश्चन पे टूट पड़ता तो आपको पता भी ना लगता कि करना क्या है। तो अब बिल्कुल सिंपल है, अगर को वेंचरर शेयर अक्वायर कर रहा है तो जो एसेट्स लाइबिलिटीज वो अक्वायर कर रहा है वो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा, गुडविल निकालेगा, गेन ऑन बार्गेन परचेज भी निकालेगा आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स। क्लियर हो गई बात। चलिए बच्चे, आइए अब हम आपके आरटीपी के क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे बढ़िया सवाल यही है, मैं ये क्वेश्चन करा के भी छोड़ दूं तो आरटीपी बाकी आप खुद कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन मेरे कराने की जरूरत है, ये वाला अपने आप होने वाला नहीं है। पढ़िए जी। कंपनी एक्स इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स। सो कंपनी एक्स है, ऑयल एक्सप्लोरेशन, गैस एक्सप्लोरेशन का काम करती है। कंपनी एक्स करंटली होल्ड पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट इन द बिलो मेंशन्ड प्रोड्यूसिंग ब्लॉक एज फॉलोज। कोई ब्लॉक है कंपनी एक्स का, उसमें पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट है। ब्लॉक नेम क्या है? AWM01, जिसमें कंपनी एक्स का 30% हिस्सा है, कंपनी वाई का 60% हिस्सा है और कंपनी जेड का 10% हिस्सा है। और टोटल कितना हो गया? 100% भी हो गया।
क्लियर हो गई बात। सो ये एक जॉइंट ऑपरेशन है, लिखा हुआ है नीचे वैसे। फॉर द अबव ब्लॉक कंपनी एक्स वाई एंड जेड हैज एंटर्ड इनटू अनइनकॉर्पोरेटेड जॉइंट वेंचर। अनइनकॉर्पोरेटेड जॉइंट वेंचर क्या होता है? जॉइंट ऑपरेशन ही होता है। एक्चुअली करेक्ट वर्ड होना चाहिए अनइनकॉर्पोरेटेड जॉइंट ऑपरेशन, जॉइंट अरेंजमेंट। इन्होंने वर्ड सही नहीं लिखा हुआ, बिकॉज जॉइंट अरेंजमेंट दो तरह के होते हैं ना, जॉइंट वेंचर और जॉइंट ऑपरेशन। जो भी अनइनकॉर्पोरेटेड जॉइंट अरेंजमेंट होता है वो हमेशा जॉइंट ऑपरेशन ही होता है। हमने इंड AS 111 में ये बात अच्छे से डिस्कस करी हुई है। सो ये एक जॉइंट अरेंजमेंट है। एक्स का हिस्सा 30%, वाई का हिस्सा 60% और जेड का हिस्सा 10%। आगे, कंपनी वाई इज द ऑपरेटर ऑफ द ब्लॉक, मतलब कंपनी वाई ही मेन काम करेगा। कंपनी एक्स एंड कंपनी जेड आर द जॉइंट ऑपरेटर्स, मतलब है तो तीनों ही ऑपरेटर्स, पर मेन ऑपरेटर वाई है। कंपनी वाई इनकर्स ऑल एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ जॉइंट वेंचर। ये वर्ड जॉइंट वेंचर यूज कर रहा है, करेक्ट वर्ड शुड बी जॉइंट अरेंजमेंट। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि जॉइंट वेंचर लिखने से तो इंड AS 28 लग जाता है। सो करेक्ट वर्ड शुड बी जॉइंट अरेंजमेंट, बट आप इग्नोर करिए, आप इसको जॉइंट हम डिफाइन कर चुके हैं कि ये जॉइंट ऑपरेशन है, अब ये जो मर्जी लिखी जाए। सो कंपनी एक्स इनकर ऑल द एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ जॉइंट वेंचर एंड रेज कैश कॉल टू कंपनी एक्स एंड कंपनी जेड एट ईच मंथ एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन अ जॉइंट वेंचर। कुछ नहीं, फालतू बात है। वाई सारे खर्चे करता रहता है, महीने के लास्ट में एक्स और जेड का जितना जितना हिस्सा होता है उनसे रिसीव कर लेता है। ऑल द मैन पावर एंड रिक्विजिट फैसिलिटीज ऑब्लिक मशीनरीज ओन्ड बाय जॉइंट वेंचर आर देयर बाय ओन्ड बाय ऑल द जॉइंट ऑपरेटर्स। मतलब बता रहा है कि उसके पास मशीनरीज भी हैं, उसके पास मैन पावर भी है, और वो कह रहा है वो जॉइंट ऑपरेटर्स की ही है। ऑफ कोर्स जॉइंट ऑपरेशन में इंडिविजुअल एसेट इंडिविजुअल लाइबिलिटीज में हिस्सा डिफाइन होता है। तो ये सारी कथा है। आगे, फॉर पास्ट फ्यू मंथ्स ड्यू टू लिक्विडिटी इश्यूज कंपनी जेड डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ कैश कॉल टू ऑपरेटर्स। जेड अपने इंडिविजुअल लेवल पे डिफॉल्ट कर रहा है, इसका जॉइंट ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। जेड अपने इंडिविजुअल लेवल पे पिछले कई महीने से डिफॉल्ट कर रहा है। Therefore, company Y has issued notice to company Z for withdrawal of their participating right from 1/4/2001। कंपनी Y कहता भाई साहब आप पैसा तो कोई दे नहीं रहे, तो अपने राइट को विड्रॉ कर लीजिए। ये जो 10% हिस्सा है विड्रॉ कर लीजिए। विड्रॉ करने का मतलब है हमें देके जाइए इसको, ठीक है ना। However, कंपनी Z has filed the appeal with arbitrator on 30/4/2001। जेड कहता है ऐसे कैसे विड्रॉ कर लूं, वो आर्बिट्रेशन में चला गया, समझौते के लिए चला गया। आगे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी जेड हैज नॉट बीन इंप्रूव्ड इन सब्सिक्वेंट मंथ्स एंड देयरफॉर कंपनी जेड हैज डिसाइडेड टू विड्रॉ पार्टिसिपेटिंग इन ट्रस्ट राइट फ्रॉम ब्लॉक एंड एंटर्ड इनटू सेल एग्रीमेंट विद कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई। हार के जेड मान ही गया कि मेरे बस की बात नहीं रही, तो वो कह रहा है जी मैं अपना हिस्सा आप लोगों को बेच देता हूं, और एक्स और वाई के साथ उसने एक सेल एग्रीमेंट भी कर लिया। एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट डेटेड 31/5/2001, एग्रीमेंट किस दिन हुआ? 31/5/2001 को कंपनी एक्स विल रिसीव 1/3 शेयर एंड कंपनी वाई विल रिसीव 2/3 शेयर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट राइट्स ओन्ड बाय कंपनी जेड। जेड का हिस्सा कितना था? 10%। तो ये एक्स और वाई ने खरीद लिया। एक्स ने खरीदा 1/3 यानी कि 3.33%, बच्चे 10% का 1/3 है ना, और वाई ने खरीदा 2/3 यानी कि 6 जो भी आता है 6.67%। तो कंपनी एक्स का रिवाइज्ड हिस्सा कितना हो गया? 33.33%, और कंपनी वाई का रिवाइज्ड हिस्सा कितना हो गया? 66.67%। सो आ गया वही कंसेप्ट कि को-वेंचरर्स ने जॉइंट ऑपरेशन में हिस्सा अक्वायर किया है। को-वेंचरर्स ने
जॉइंट ऑपरेशन में हिस्सा अक्वायर किया है, ये कॉन्सेप्ट आ गया। पढ़िए जी। कंपनी एक्स इज रिक्वायर्ड टू पे 1 लाख अगेंस्ट 1/3 शेयर ऑफ राइट्स ओन्ड बाय कंपनी जेड। तो एक्स कहता है कि मैं तुझे परचेज कंसिडरेशन दूंगा, कितनी? 1 लाख रुपए की। चलिए जी। आफ्टर साइनिंग ऑफ सेल एग्रीमेंट, ऑपरेटर कंपनी वाई अप्रोचेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मॉडिफिकेशन इन प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज रिमूवल ऑफ कंपनी जेड from PSC of this, and the government has approved this transaction on 30/6/2021। गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होगी, वो कह रहा है उसके बाद ये शेयर खरीद के उन्होंने गवर्नमेंट में अप्रूवल के लिए अप्लाई किया और गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी 30/6/2021 को। गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर द मॉडिफिकेशन इज असेंशियल। गवर्नमेंट की अप्रूवल के बिना ये हो ही नहीं सकता था, इसको अंडरलाइन करिए। Government approval for the modification is essential given the industry in which the joint operators operate। अब बच्चे ये जो गैस ब्लॉक, कोल ब्लॉक होते हैं, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज सरकारी संपत्तियां होती हैं, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। सो वही वो कह रहा है कि गवर्नमेंट अप्रूवल असेंशियल थी उस फील्ड में काम करने के लिए जिसमें ये जॉइंट ऑपरेटर्स काम कर रहे थे। लो जी, तो अभी तक क्या हुआ है? एक्स और वाई और जेड 3 जॉइंट ऑपरेटर्स हैं। एक्स का 10% हिस्सा था, उसने 1/3 वाई को बेच दिया, 1/3 एक्स को बेच दिया, 2/3 वाई को बेच दिया। एक्स ने बदले में 1 लाख की पीसी पे कर दी। आपके लिए काम की बातें इतनी है। कुछ घटनाओं का जिक्र किया गया है कि आर्बिट्रेशन में गए थे 30/4/2001 को, सेल डीड एग्जीक्यूट करी गई थी 31/5/2001 को। यहां पे सेल डीड एग्जीक्यूट हो गई थी, जेड ने हिस्सा बेच दिया था, पर गवर्नमेंट से अप्रूवल मिली 30/6/2001 को। यहां पे आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल मिली। अभी तक काम की बातें इतनी ही नजर आई हैं। क्लियर? बाकी ज्यादातर कहानी लिख रही है, काम की बातें अभी तक इतनी दिख रही हैं। आगे, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एक्स एंड कंपनी जेड आर एज फॉलोस। लो जी, दोनों की बैलेंस शीट दी हुई है, कंपनी एक्स और कंपनी जेड। 31/5/2001 की भी दी हुई है, 30/6/2001 भी। 31/5 को क्या हुआ था? सेल डीड एग्जीक्यूट 31/5 को ही थी और 30/6 को गवर्नमेंट की अप्रूवल मिली थी। तो एक्स की भी बैलेंस शीट 31/5/30/6 की दी है, जेड की भी बैलेंस शीट 31/5 और 30/6 की दी है। नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ROU एसेट, डेवलपमेंट कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, फाइनेंशियल एसेट्स में लोन रिसीवेबल। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, फाइनेंशियल एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट एसेट्स। कुछ खास नहीं है। इक्विटी, शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी, प्रोविजन, अदर लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल, और ये सिंपल सी बैलेंस शीट दी हुई है। ओके है जी, क्लियर हो गया। सो एक्स और जेड की बैलेंस शीट है, वाई का कुछ नहीं करना है आपको। अक्वायरर कौन है? एक्स। तो इंड एज 103 कौन लगाने वाला है? एक्स। आगे पढ़िए। एडिशनल इंफॉर्मेशन, fair value of PPP and development CWIP owned by company Z as per market participant approach is 5 लाख and 2 लाख respectively। लो जी, तो PP की कंपनी Z की फेयर वैल्यू दी हुई है 5 लाख और डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस की फेयर वैल्यू दी हुई है 2 लाख। वो तो चाहिए ना, बिकॉज हमें नेट एसेट्स को किस पे रिकॉर्ड करना होता है? फेयर वैल्यू पे। सो फेयर वैल्यू पीपीई और डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस की दी हुई है। फेयर वैल्यू ऑफ ऑल द अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अक्वायर्ड आर अज्यूम्ड टू बी एट देयर कैरिंग अमाउंट। बाकी फेयर वैल्यू सबकी सेम है, कैरिंग अमाउंट ही है, एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ कंपनी जेड आर नॉट टू बी अक्वायर्ड बाय कंपनी एक्स। वो कह रहा है इसके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को ये लोग अक्वायर नहीं कर रहे। बाकी सारे नेट एसेट्स अक्वायर होंगे किसको छोड़ के? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ के। ठीक है जी, मर्जी है सवाल की। टैक्स रेट दिया हुआ है 30%, तो आपको डेफर टैक्स बनाना पड़ेगा। एज पर इंड AS 28, ऑल द जॉइंट ऑपरेटर्स आर जॉइंट वेंचर्स whereby each parties that have joint control of arrangement have right to net assets of the arrangement and thereby every operator record their share of assets and liabilities। गलत लिखा है,
दिस इज एज पर इंड एस 111। बच्चे इंड एस 28 में तो ज्वाइंट वेंचर का ट्रीटमेंट है, ये तो ज्वाइंट ऑपरेशन है। ये गलत है, सवाल में गलत लिखा है, फिर से पढ़ो। हालांकि इस लाइन का हमें कुछ नहीं करना, दिस लाइन हैज नो रेलेवेंस एट ऑल, बट फिर भी जो बात लिखी है वो समझ में तो आनी चाहिए ना, गलत लिखी है। इंड एस 111 कहता है ज्वाइंट ऑपरेशन का ट्रीटमेंट इंड एस 111 में लिखा है, ज्वाइंट वेंचर का ट्रीटमेंट एज पर इंड एस 28 इक्विटी मेथड के अकॉर्डिंगली होता है। तो कह रहे जी कि सब अपना अपना शेयर इन एसेट्स और लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करेंगे। ये इंड एस 28 थोड़ा कहता है, ये तो इंड एस 111 कहता है। बट स्टिल बता दूं, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। लो जी, सवाल हो गया खत्म। 15 नंबर का ये सवाल बनता है। अब देखते हैं उसने मांगा क्या है। यू नीड टू डिटर्मिन द फॉलोइंग, आपको ये सब कुछ बताना है। पहला, वेदर द अबव एक्यूजिशन फॉल्स अंडर द बिजनेस और एसेट एक्यूजिशन एज डिफाइंड अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशन स्टैंडर्ड इंड एस 103। अगला बाद में पढ़ते हैं। कह रहा जी बताओ ये बिजनेस है कि नहीं है। सो बच्चे वो पूछ रहा है कि जिस जॉइंट ऑपरेशन में आपने हिस्सा अक्वायर किया है वो बिजनेस है कि नहीं है। तो बिजनेस इज डिफाइंड एज पर इंड एस 103। क्या परिभाषा है? इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट इज capable of being managed for the purpose of providing goods and services to customers, generating investment income और other operating income। ठीक है ना, यही बिजनेस की परिभाषा। ये कुछ खास नहीं होता। मेन होता है कि बिजनेस में 3 कंटेंट होने चाहिए, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस। आउटपुट होना मैंडेटरी नहीं है, आउटपुट की एबिलिटी भी है तो चल जाएगा। सो मेनली इनपुट और प्रोसेस होना चाहिए। इनपुट क्या होता है? टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स, स्किल्ड वर्क फोर्स, इसको इनपुट बोला जाता है एज पर इंड एस 103। प्रोसेस क्या होता है? तरीका, काम करने का तरीका, कि अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्शन करने का एक तरीका होगा, इसी को हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। फिर एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट, अगर आपके बिजनेस में आउटपुट है तो फिर आपको 2 चीजें चाहिए। पहला तो स्किल्ड वर्कफोर्स होना जरूरी है और दूसरा इनपुट होना जरूरी है इन ऑर्डर टू हैव द एबिलिटी टू जनरेट द आउटपुट। ये हमने पढ़ा हुआ है इंड एस 103 में। आप इतना मोटा मोटा में समझिए, इनपुट और प्रोसेस और आउटपुट चाहिए। इनपुट मतलब टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट स्किल्ड वर्कफोर्स। बताओ इनपुट है? बिल्कुल है, ये मैंने मार्क भी कराया हुआ है, देखो। All the manpower and requisite facilities मतलब process, machineries owned by joint venture are owned by joint operators, मतलब इसमें मशीनरीज हैं, इसमें फैसिलिटीज हैं, इसमें स्किल्ड वर्कफोर्स है। तो ये क्या है? इनपुट है, प्रोसेस भी है, आउटपुट है। अब बच्चे ये लिखा नहीं हुआ आउटपुट है कि नहीं है, पर अगर आप एक्सप्लोरेशन का बिजनेस करोगे, गैस निकालोगे तो गैस को बेचोगे भी। सो अगर आज आउटपुट नहीं भी हुई तो एबिलिटी टू जनरेट आउटपुट तो है ही है। पता नहीं आउटपुट है कि नहीं, सवाल में लिखा नहीं है, पर हमें आउटपुट कहां चाहिए होती है। इवन इफ द बिजनेस हैज द एबिलिटी टू जनरेट द आउटपुट, वो भी हमारे लिए चल जाता है। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? तो बिल्कुल ये बिजनेस है। पहला सवाल उसने अलग ही पूछ लिया, क्योंकि मैंने अभी क्या पढ़ाया था कॉन्सेप्ट में। इधर देखो कि इंड एस 103 तभी लगेगा if activities of joint operation satisfies the definition of a business combination। Ind AS 103 तभी लगेगा if activities of joint operation satisfies the definition of a business combination। तो क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है तभी तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तभी ये बिजनेस होना जरूरी है। उसने सबसे पहले यही पूछा है कि ये जो जॉइंट ऑपरेशन है बिजनेस है, बिल्कुल है, इसमें इनपुट भी है, इसमें प्रोसेस भी है। दूसरा क्वेश्चन, डिटर्मिन द एक्विजिशन डेट इन द अबव ट्रांजैक्शन। एज पर इंड एस 103, एक्विजिशन डेट इज द डेट ऑन विच कंट्रोल इज ऑब्टेन्ड। हमने बड़े अच्छे से इसको लिखा भी हुआ है क्लास नोट्स में।
एक्विजिशन डेट वो डेट है जिस डेट पे क्या अक्वायर किया जाता है, कंट्रोल। एक्विजिशन डेट इज द डेट ऑन विच कंट्रोल इज ऑब्टेन्ड। अब सवाल में 3 डेट्स हैं। पहली डेट में आप आर्बिट्रेशन में गए, सेल डीड आपकी 31/5 को बन गई। अगर अगला कुछ ना लिखा होता तो 31/5 आपकी एक्विजिशन डेट होती। पर रुकिए, द गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर द मॉडिफिकेशन इज असेंशियल। बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के ये सेल डीड हो ही नहीं सकती थी। तो क्योंकि गवर्नमेंट अप्रूवल मटेरियल है, इसलिए आपकी एक्विजिशन डेट 30/6 मानी जाएगी। अगर गवर्नमेंट अप्रूवल एक फॉर्मेलिटी है, फिर गवर्नमेंट अप्रूवल रेलेवेंट नहीं है। बट अगर गवर्नमेंट अप्रूवल के बिना आपकी ट्रांजैक्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर आपकी एक्विजिशन डेट किसको माना जाएगा, 30 जून यानी कि 30/6 को ही माना जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये डेट बहुत रेलेवेंट है। उसने 2 डेट्स की बैलेंस शीट दी है, तो ये जो 31/5 की बैलेंस शीट्स दी हैं ये बेकार है आपके लिए। और आपको सिर्फ किन डेट्स की बैलेंस शीट देखनी है, 30/6 की बैलेंस शीट ही देखनी है। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? क्लियर है? सो 30/6 की बैलेंस शीट आपके लिए रेलेवेंट है, बिकॉज सवाल में एक्विजिशन डेट 30/6 बनेगी, 31/5 नहीं बनेगी। ओके, ठीक है सर। अगली बात क्या मांगा है, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव मेंशन ट्रांजैक्शंस। अब किसकी बुक्स में एंट्रीज डालनी है नहीं बताया, तो हम एक्स लिमिटेड की बुक्स में डालेंगे, क्योंकि इंडेज 103 तो एक्स के ऊपर ही लगना है, एक्स अक्वायरर है, और इंडेज 103 अक्वायरर की बुक्स में ही लगता है। और एक्स ने पीसी पे करी 1 लाख, वाई ने कितनी पीसी पे करी पता नहीं, और वाई की बैलेंस शीट तो दी भी नहीं हुई। क्योंकि हमें एक्स की बैलेंस शीट पता है, तो हम एक्स की बुक्स में ही एंट्रीज डालेंगे। अब एंट्रीज में क्या रिकॉर्ड करना है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू परचेज कंसिडरेशन और डिफरेंस गुडविल और कैपिटल रिजर्व। कौन से एसेट्स, किसके एसेट्स, जेड लिमिटेड के एसेट्स। जेड लिमिटेड के एसेट्स, जेड लिमिटेड के कौन से एसेट्स, जो ऑयल ब्लॉक से रिलेटेड हैं। सवाल यहां गलती कर गया। सवाल ने आपको जेड लिमिटेड की टोटल बैलेंस शीट दी है। ये कहां लिखा है कि ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 3 लाख है, ये ऑयल ब्लॉक का ही है। बच्चे, हो सकता है जेड लिमिटेड कोई और भी बिजनेस कर रहा हो। ये कहां लिखा है कि ये आरओयू एसेट सिर्फ ऑयल ब्लॉक का ही है। हो सकता है जेड लिमिटेड और भी कोई बिजनेस कर रहा हो, और ये कंफर्म हो जाता है क्योंकि देखो इसकी शेयर कैपिटल दी हुई है। जॉइंट ऑपरेशन की शेयर कैपिटल कहां से आ गई, आपने तो अनइनकॉर्पोरेटेड जॉइंट ऑपरेशन बना रखा है, कंपनी बनाई नहीं, तो शेयर कैपिटल कहां से आ गई। तो जेड लिमिटेड के बैलेंस शीट में से ऑयल ब्लॉक के नेट एसेट्स कितने हैं ये बताना जरूरी था। क्वेश्चन ने ये बताया ही नहीं। वो कुछ ना कुछ तो इन्होंने करना ही होता है, समझ गए। सो अब हम क्या करेंगे, हम भी देसी हैं, हम मान लेंगे ये सारे एसेट सारी लाइबिलिटीज ऑयल ब्लॉक की ही हैं, और ये इसका 1/3 कौन रिकॉर्ड करेगा, एक्स रिकॉर्ड करेगा, दैट्स इट। और फेयर वैल्यू पे तो 5 लाख का 1/3 कितना, 5 लाख का 1/3 कितना, 166,667। सो पीपीई अकाउंट डेबिट 166,667, आरओयू एसेट अकाउंट डेबिट 20,000 का 1/3 6667, डेवलपमेंट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 2 लाख का 1/3, लोन रिसीवेबल 50,000 का 1/3, इन्वेंट्रीज 30,000 का 1/3, ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख का 1/3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिया नहीं। सो देसी सवाल और देसी आंसर। मैं फिर कह रहा हूं, जेड की बैलेंस शीट दे दी, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, पर नीचे बताना चाहिए था कि इसमें ऑयल ब्लॉक के नेट एसेट्स कितने जुड़े हुए हैं, वो बताया नहीं हुआ। तो इसका मतलब जेड कोई और बिजनेस कर ही नहीं कर रहा, तो फिर ये शेयर कैपिटल कहां से आ गई उसकी। हो सकता है उसने कंपनी बनाई हो, फिर उसमें हिस्सा अक्वायर किया हो, वो ठीक है, हो सकता है कि उस जेड ने पहले अपनी कंपनी बनाई, फिर जॉइंट ऑपरेशन में हिस्सा अक्वायर किया, फिर शेयर कैपिटल भी हो सकती है, पर स्टिल ये कंफ्यूजन है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये सिर्फ ऑयल ब्लॉक वाली ही बैलेंस शीट है, ठीक है। पर चलो, हमें को फर्क नहीं पड़ता, हम इसको ऑयल ब्लॉक वाली मान लेंगे। तो सिंपल सी एंट्री करनी है जी, और लास्ट में बैलेंस शीट बना के दिखानी है एक्स की, बेस्ड ऑन योर एनालिसिस इन पार्ट 1। तो सिंपल है,
एक्स की बैलेंस शीट दी हुई है, तो जो पार्ट 3 में एंट्री करोगे वो एंट्री जोड़ के आपको बैलेंस शीट बना के दिखानी है, दैट्स इट। और डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना है एंट्री डालने से पहले, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो ये 15 नंबर का क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत बढ़िया सवाल है। आइए जी हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्या पूछा गया था सवाल में कि बताइए कि ये बिजनेस है या नहीं है ना। लिखिए सब पॉइंट ए, एज पर Ind AS 103 business combination, business means integrated set of activities that is capable of being managed for producing goods and services or generating investment income or generating other income from operating activities or for generating other income from operating activities or for generating other income from operating activities. Ind AS 103 further provides that in order to be a business, there must be input, process, and output. There must be input, process and output. क्लियर है? इनपुट मीन्स, वैसे तो इनपुट की एक परिभाषा है पर मैं सीधा लिखवा रहा हूं, टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स और स्किल्ड वर्कफोर्स। Process means any rules, transactions carried out to generate output. आउटपुट तो चाहिए नहीं होती है ना। ये मैंने लिख दिया, बड़ा सिंपल शब्दों में लिखा है, आप डेफिनेशन याद करके भी लिख सकते हैं, तब भी मीनिंग यही आएगा। ठीक है, तो नाम, नंबर और रेलेवेंट प्रोविजन हो गया। इन द गिवन केस क्वेश्चन स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स दैट joint operation has manpower, और क्या लिखा था वर्ड, मशीनरीज, है ना, मैनपावर, मशीनरीज और फैसिलिटीज, which clearly states that it has input and processes.
सो आउटपुट के बारे में सवाल ने भी कुछ नहीं लिखा, हम भी कुछ नहीं लिखेंगे. सो जॉइंट ऑपरेशन satisfies the definition of business. So joint operation satisfies the definition of business. तो joint operation जो है वो बिजनेस की परिभाषा को पूरा कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. जॉइंट ऑपरेशन satisfies the definition of a business. क्लियर है जी, समझ आ गया. दूसरा सवाल ने पूछा था कि बताओ आपकी एक्विजिशन डेट कौन सी है. तो एक्विजिशन डेट वही होती है जिसमें आपका कंट्रोल मिलता है. तो बाद में दिखा दूंगा, बाद में पॉज करके लिख लीजिएगा. बी, एज पर Ind AS 103 acquisition date means the date on which control is obtained, है ना. In the given case sale deed is executed on 31/5/2001 but approval of government is mandatory for execution of sales deed, full stop. Since government approval is received on 30/6/2001, hence acquisition date in the given case will be 30/6/2001. Hence acquisition date in the given case will be 30/6/2001. So acquisition date का relevance क्या होता है? All fair values of assets and liabilities will be taken on acquisition date. So हम ये लिख देते हैं. So all fair values of assets and liabilities will be taken on 30/6/2001. All fair values of assets and liabilities will be taken on 30/6/2001. ओके जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल, समझ आ गया. अगली बात, अब एक्स की बुक्स में जर्नल एंट्री डालनी है. और अब ये कॉन्सेप्ट काम आएगा आपके कि एक्स अपनी बुक्स में एंट्री किसके अकॉर्डिंगली डालेगा? Ind AS 103 के अकॉर्डिंगली ही डालेगा, बिकॉज उसने जॉइंट ऑपरेशन में हिस्सा अक्वायर किया है. तो वो ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा और गुडविल की कैलकुलेशन करेगा आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ डिफर्ड टैक्सेस. ठीक है. सो जर्नल एंट्री तो मैंने बता दिया. जितने भी जेड के नेट एसेट्स हैं उसका 1/3 किसको रिकॉर्ड करना है? एक्स को रिकॉर्ड करना है. वो है जेड की बैलेंस शीट में गड़बड़ है, पर चलो कोई बात नहीं. जर्नल एंट्री in the books of X Limited. चलिए जी. सो 2 की फेयर वैल्यू दी हुई है. पीपीई अकाउंट डेबिट फेयर वैल्यू कितनी थी? 5 लाख.
सो 5 लाख का 1/3 166,667 ROU एसेट अकाउंट डेबिट 20,000 का 1/3 667 डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट, इसकी फेयर वैल्यू 2 लाख थी, सो 2 लाख का 1/3 667 लोन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 50,000, इसकी कैरिंग अमाउंट ही इसकी फेयर वैल्यू होगी। 50,000 का 1/3 सारे 67 वाले ही हैं 1,667। आगे इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट 30,000 का 1/3 10,000। आगे ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1 लाख का 1/3 33,333। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा नहीं क्योंकि वो अक्वायर नहीं किया था। अदर करंट एसेट्स अकाउंट डेबिट 50,000 का 1/3, बड़े घटिया से फिगर हैं सारे 1,667। 2 लाइबिलिटी साइड इक्विटी शेयर कैपिटल अदर इक्विटी नहीं लेते, सिर्फ नेट एसेट्स। 2 प्रोविजन 2 लाख का 1/3 फिर से वही है जी 66,667, सारी फिगर्स ऐसे हैं। 2 अदर लाइबिलिटीज 1 लाख का 1/3 33,333। 2 ट्रेड पेबल 2 लाख का 1/3 66,667। अब रुकिए, पहले डेफर टैक्स बना लें, है ना, फिर यहाँ लिख देंगे 2 कैश, उसने परचेज कंसिडरेशन पे करी कितनी 1 लाख, है ना। डेफर टैक्स बना के फिर गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्या निकाल देंगे, बैलेंसिंग फिगर। सो आइए वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डेफर टैक्स। बच्चे डेफर टैक्स तो उसी के ऊपर बनेगा जिसकी कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू अलग है ना। तो 2 ही चीज़ों के ऊपर बनाना है। किसके ऊपर, एक आपका पीपीई और एक डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन WIP। तो कैरिंग अमाउंट इज द फेयर वैल्यू नाउ, बिकॉज आपने बुक्स में क्या लिखी है, फेयर वैल्यू। पहले मैं टोटल पे बना रहा हूं, फिर उसका 1/3 कर दूंगा, पहले टोटल पे बना रहा हूं। तो कैरिंग अमाउंट इसकी 5 लाख और 2 लाख। टैक्स बेस तो वही रहेगा जो पुरानी बुक्स में है, 3 लाख 1 लाख। तो इसको बोलते हैं हम क्या, टेम्पररी डिफरेंस 2 लाख और 1 लाख। बताइए टाइप क्या है, टीटीडी के डीटीडी। बच्चे टैक्स बेस कम है तो फ्यूचर टैक्स डिडक्शन कम है, नुकसान है। टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस लाइबिलिटी बनेगी। रेट कितना है, टैक्स का रेट है आपका, कहाँ दिया हुआ था नीचे एडजस्टमेंट में, 30%। तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 2 लाख का 30% 6,000 नहीं 60,000, है ना। और 1 लाख का 30% 30,000। सो टोटल डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होगी कितनी, 90,000। पर आपको तो इसका 1/3 ही रिकॉर्ड करना है, सारे एसेट थोड़ा है आपकी बुक्स में। तो 2 डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 90,000 का 1/3 यानी कि 30,000। क्लियर, निकालिए जी। गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है। सो 1,667 प्लस 667
6667 16667 plus 10,000 33333 plus 16667 minus 6667 minus 3333 minus 6667 minus 30,000 minus 1 लाख। लो जी 20,000 एक आ रहा है, 20,000 आना था और राउंडिंग ऑफ के कारण 1 रुपए का फर्क आ रहा है। और ये क्या आ रहा है? गेन ऑन बार्गेन परचेज। अब यहां भी एक कहानी पड़ी हुई है हमने इंड AS 103 में। देखो एक क्वेश्चन करने से कितने कॉन्सेप्ट रिवाइज होने वाले हैं, तभी तो आरटीपी कराने आए हैं कि आप एक क्वेश्चन करेंगे और उससे कितने कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। हमने पढ़ा हुआ है कि गेन ऑन बार्गेन परचेज में आपको जब आ जाए तो इंड AS 103 कहता है कि पहली बात तो ये आना नहीं चाहिए और फेयर वैल्यूज को दोबारा से रिविजिट करिए। पर वो तो प्रैक्टिकल मुद्दा है, पेपर में तो अब आ गया है। अगर आ गया है तो चेक करिए क्या कारण पता है। बिकॉज गेन का मतलब है कोई आपको सस्ता बेच गया, कोई क्यों आपको सस्ता बेच के जाएगा। तो इंड AS कहता था कि देखिए कोई कारण दिख रहा है, अगर तो कारण दिख रहा है फिर तो आप इसको OCI के थ्रू कैपिटल रिजर्व में डालिए, और अगर कोई कारण नहीं दिख रहा तो फिर डायरेक्टली आप इसको कैपिटल रिजर्व में डालिए, फिर OCI में नहीं जाएगा। क्या इस सवाल में कारण दिख रहा है? साफ दिख रहा है। उसके पास पैसे नहीं है, वो इसलिए बेच के गया। इधर देखो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ Z हैज नॉट इंप्रूव्ड एंड देयरफॉर Z हैज डिसाइडेड टू विड्रॉ पार्टिसिपेटिंग राइट्स फ्रॉम द ब्लॉक। बिल्कुल कारण दिख रहा है, और क्योंकि कारण दिख रहा है तो ये गेन ऑन बार्गेन परचेज OCI से होते हुए कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो ये हम नीचे नोट लिखेंगे। एज पर इंड AS 103 if reasons attributable to gain on bargain purchase can be identified, then such gain on bargain purchased shall be routed through OCI and ultimately transferred to capital reserve। ये लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि बैलेंस शीट बनानी है ना, तो वहां मैं लिखूंगा कैपिटल रिजर्व ब्रैकेट में OCI and ultimately transfer to capital reserve। In the given case, it is clearly mentioned that in the given case, it is clearly mentioned that Z Limited is selling its share due to stressful financial condition since there is reason so gain on bargain purchase of 20,001 will be transferred to OCI and then capital reserve। OCI and then capital reserve, ठीक है, will be transferred to OCI and then a capital reserve। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? अब बाद में आराम से लिखिए। सो डेफर टैक्स भी हमने बना लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। बस ये गलती होगी कि 90,000 निकाल के आप पूरा रिकॉर्ड कर लेंगे, बच्चे उसका भी 1/3 करना है ना, बिकॉज आपने पूरे एसेट्स थोड़े ना लिखे हैं। बस जी अब तो आखिरी पार्ट और वो बहुत इजी है। आपको क्या बना के दिखानी है? एक्स की बैलेंस शीट बना के दिखानी है। तो फॉर्मेट हम वही यूज कर लेंगे
जो सवाल ने बना के दिया हुआ है। सो डी पार्ट। सो इतना बड़ा आरटीपी है, एक क्वेश्चन कराने में ही 1 घंटा लग गया, पर फिक्र ना करो, शायद बाकी पूरे आरटीपी पे 1 घंटा ही लगेगा, नहीं लगेगा, ज़्यादा लगेगा ऑफ कोर्स, पर ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला ही था। सो बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 30/6/2001। बस जी उसकी बैलेंस शीट जो 30/6/2001 को दी हुई है, उसमें ये ऊपर वाली एंट्री को एडजस्ट करना है बस, बाकी तो और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले नंबर 1, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स पीपीई, तो 30/6 को पीपी दी हुई है 10 लाख प्लस 1,66,667, सो 1,166,667। आगे ROU एसेट 2 लाख प्लस 667, तो 20,667। डेवलपमेंट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 1 लाख प्लस 33,333, सो 133,333, नहीं सॉरी 667 है, सॉरी माफ करिएगा, मैंने अपनी कैलकुलेशन बिना देखे लिख दिया था। सो 1,66,667 लोन रिसीवेबल, फिर फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल एसेट में लोन रिसीवेबल कितना है 50,000 प्लस 1,667, सो 66,667। फिर टोटल हम यहाँ नहीं लगाते, वो बेवकूफ़ ने यहाँ पे टोटल लगाया हुआ है। नंबर 2, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स इन्वेंटोरीज 2 लाख प्लस 10,000, 2,10,000। देन फाइनेंशियल एसेट सो फाइनेंशियल एसेट में ट्रेड रिसीवेबल, उसके अपने कितने हैं 3 लाख प्लस 33,333 है ना, सो 3,33,333। उसके बाद कैश एंड कैश इक्वलेंट, इसमें एक चक्कर है, 4 लाख उधर से तो कुछ नहीं आया, पर अपनी जेब से तो 1 लाख गया ना, ये देखिए 2 कैश किया था ना यहाँ पे ये वाला, सो जेब से अपने 1 लाख गया, सो ये कितना बचा 3 लाख। देन अदर करंट एसेट, 50,000 प्लस 1,667, सो 66,667। सो यहाँ पे आपका लग जाएगा टोटल, बाद में लगाते हैं। आइए जी थर्ड, इक्विटी या शेयर होल्डर फंड्स। सो शेयर होल्डर फंड्स में सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें तो कोई बदलाव नहीं, ये तो एज इट इज आ जाएगा, और सिर्फ किसका आएगा एक्स का आएगा 3 लाख। अदर इक्विटी में भी कोई बदलाव नहीं, ये भी एक्स का आ जाएगा 3 लाख। हाँ, इसमें शेयर होल्डर फंड में एक आएगा ना कैपिटल रिजर्व, जो अभी बनाया था
ब्रैकेट में लिख दो OCI वाला 20,001। क्लियर हो गई बात। आगे नॉन करंट लाइबिलिटीज नंबर 4, नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले एक तो प्रोविजंस हैं, पर बच्चे इसमें डेफर टैक्स लाइबिलिटी चलो बाद में डालते हैं। प्रोविजंस, डेफर टैक्स हमेशा नॉन करंट होता है, याद होना चाहिए। 8 लाख प्लस 66,667, सो 8,667, 8,667। आगे अदर लाइबिलिटीज, ये बैलेंस शीट बनाना बहुत बोरिंग है। अदर लाइबिलिटीज 3 लाख प्लस 33,333, सो 333,333। DTL डेफर टैक्स लाइबिलिटी 30,000, 30,000 था ना हमारा हिस्सा, यस। नंबर 5 करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज आइए जी। तो इसमें फाइनेंशियल एक ही है, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में भी ट्रेड पेबल 6 लाख प्लस 33,333। नहीं, एक सेकंड, क्रेडिटर कितने हैं? 66,667, ये क्या मैं लिखी जा रहा हूँ, क्रेडिटर 2 लाख है, हाँ। तो 666667, चलिए जी लगाइए जी टोटल। सो 11,66,667, 20,667, 1,66,667, 66,667 प्लस 2,10,000 प्लस 33,333 प्लस 3 लाख प्लस 66,667, 251,668, 6 लाख प्लस 20,001, 6 लाख प्लस 20,001, 8,66,667, 33,333, 251,668। तो बैलेंस शीट तो सबसे इजी थी, मेन था कॉन्सेप्ट। जो आते ही मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि ये कैसे पता लगेगा कि ये एसेट एक्विजिशन का सवाल था या बिजनेस एक्विजिशन का। बिकॉज अगर ये एसेट एक्विजिशन का है तो फिर आपको पता है गुडविल कैपिटल रिजर्व निकल नहीं सकती, फिर तो हम 1 लाख को एसेट्स की फेयर वैल्यू में विभाजित कर देते, क्योंकि 1 लाख पीसी था, तो जितने भी एसेट्स आपने एक्वायर करे उसकी फेयर वैल्यू में हम 1 लाख को बांट देते और एसेट एक्विजिशन खत्म हो जाता। ना तो कोई गुडविल आती और ना ही कोई कैपिटल रिजर्व आता। बट अगर इंड एस 103 लगता है तो गुडविल कैपिटल रिजर्व आते हैं। और ये इंड एस 111 में लिखा हुआ है कि अगर आप जॉइंट ऑपरेशन में हिस्सा अक्वायर कर रहे हैं और वो जॉइंट ऑपरेशन बिजनेस की परिभाषा को सेटिस्फाई करता है, को अक्वायरर के लिए ये एक्विजिशन ऑफ बिजनेस है, इंड एस 103 लगेगा। ये नया कॉन्सेप्ट था, इसके ऊपर पहले हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया हुआ, ये न्यू क्वेश्चन आरटीपी के अंदर डाला गया। क्लियर है? चलिए जी। सो काफी बड़ा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है। इस एग्जाम में आए ना आए कह नहीं सकता, आने वाले एग्जाम्स के लिए इक्वली रेलेवेंट है। कल को ये स्टडी मटेरियल में भी देखा जाएगा। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए।
चलिए जी, तो आराम से बच्चे इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। ये वीडियो मैं यही खत्म करूंगा। मैं क्वेश्चन 1 की वीडियो अलग रखना चाहता हूं, बाकी आरटीपी का वीडियो मैं अलग रखना चाहता हूं, तो बाकी आप आने वाले वीडियोस में देखिएगा। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया कि बाकी आरटीपी आप एक बार खुद भी कर लीजिए, सारा अपने आप ही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आनी स्वाभाविक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।